अभी स्टॉप कर दिए? स्टार्ट हो गया है। ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने कार्य को सही ढंग से कर रहे होंगे। इन आवर सैटरडेज क्लास वी ऑल हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट द फेमस या मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs that has to be asked in the examination, and in today's classes we will be discussing about 25 questions from the topic of Spenser to Shakespeare. Okay? हम लोग ऐसे ही अपने सीरीज को आगे बढ़ाते जाएंगे और सारे क्वेश्चंस को हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं उत्कर्ष उमंग हूँ, और जो लोग भी आज इस बार फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं 99.32 परसेंटाइल के साथ JRF क्वालिफाइड हूँ, ठीक? मेरा जो JRF दिसंबर 2024 में कंप्लीट हुआ है। ओके, चलिए आइए अपने लोग अपना क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और जिन्हें भी क्लासेस ज्वाइन करनी है वो सारे लोग तेजस एकेडमी ऐप पर आकर के क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या इफ़ यू वांट ज्वाइन आवर ऑफलाइन सेंटर यू कैन ऑल्सो कम नियर फंडार चौक एट दरभंगा, ठीक? आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9334617677। ओके, आप लोग आकर के यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा, ठीक? यू कैन नॉट रिग्रेट आफ्टर ज्वाइनिंग हेयर, ठीक? नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर राउंड। ओके, so the very first question that is on the computer screen is, in the Fairy Queen the Red Cross Knights battle with the dragon allegorically represents. Now what is this question about Fairy Queen? In Fairy Queen, अब आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि फेरी क्वीन का नाम आते ही आपके दिमाग में, in your mind, all the 6 books has to be appeared. First thing. Second thing, who are the main characters of those 6 books has to be appeared in your mind. Third thing, virtue given to those 6 characters, ये भी आपके माइंड में आ जाना चाहिए, अदरवाइज आपकी तैयारी में कमजोरी है, ठीक है? तो आप लोगों का काम ये होना चाहिए, फेरी क्वीन का नाम सुनते ही सबसे पहला टोटल कितने बुक हैं, कितने बार इसको पब्लिश किया गया है, किसे डेडिकेट किया गया है, हु हेल्प्ड स्पेंसर टू पब्लिश दिस बुक, ये सारा इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में कंप्यूटर के जैसे कैलकुलेट होकर के 1 से 2 सेकेंड में आंसर आ जाना चाहिए। जैसे 1590, 1596, 1609, ये हो गया आपको फेरी क्वीन के पब्लिशिंग का डेट, ठीक है? देन इसमें टोटल कितने बुक हैं? टोटल इसमें 6 बुक है, 6.5 बुक, ठीक? इसमें 2 कैंटोज ऑफ म्यूटेबिलिटी को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक? तो इस तरीके से अगर आपके माइंड में फेरी क्वीन को लेकर के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो दिक्कत है, ठीक है? फेरी क्वीन का पब्लिकेशन कब हुआ, सेफर्ड कैलेंडर का पब्लिकेशन कब हुआ, एमोडेटी, एपिथैलेमियन, प्रोथैलेमियन, इन सारे का पब्लिकेशन कब कब हुआ है, अराउंड में भी अगर आपको याद है तो एग्जामिनेशन में आपको क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक? आइए तो अपने लोग स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फेरी क्वीन द रेड क्रॉस नाइट्स बैटल विद द ड्रैगन allegorically represent. We all will be knowing that in the fairy queen there is a queen, ठीक? और उस क्वीन के कोर्ट में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो अपनी क्या बता रही हैं, प्रॉब्लम बता रहे हैं, और उस प्रॉब्लम के हिसाब से क्वीन नाइट को असाइन करती है, ठीक है? तो इसी टाइप की कुछ स्टोरी है इसमें। तो इसमें जो फर्स्ट बुक था उसमें कौन आए थे, रेड क्रॉस नाइट, तो उन्होंने कुछ फाइटिंग वाइटिंग किया था, तो उस फाइटिंग का क्या सीन है इसी को यहाँ देखना है, ठीक है? तो इन द फेरी क्वीन द रेड क्रॉस नाइट्स बैटल विद द ड्रैगन allegorically represents. First thing,
ट्रायम्फ ऑफ ह्यूमन करेज ओवर फेट, प्रोटेस्टेंट फेथ स्ट्रगल अगेंस्ट sin, थर्ड वन इज एलिजाबेथ फर्स्ट पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, एंड द डी रिकंसिलिएशन ऑफ पैगन एंड क्रिश्चियन ट्रेडिशन। बताइए आप लोग, ट्रायम्फ ऑफ ह्यूमन करेज ओवर फेट, नहीं ये नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट एलिजाबेथ फर्स्ट पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है इसमें। रिकंसिलिएशन ऑफ पैगन एंड क्रिश्चियन ट्रेडिशन, नहीं होगा। क्या? प्रोटेस्टेंट फेथ स्ट्रगल अगेंस्ट sin, ठीक है। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है। प्रोटेस्टेंट फेथ स्ट्रगल अगेंस्ट sin, एक्सप्लेनेशन, रेड क्रॉस नाइट सिंबलाइजेज होलीनेस, ये याद रखिएगा। रेड क्रॉस नाइट, व्हाट डज रेड क्रॉस नाइट सिंबलाइजेज? रेड क्रॉस नाइट सिंबलाइजेज होलीनेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आ सकता है, ठीक है। रेड क्रॉस नाइट क्या सिंबलाइज करता है? होलीनेस को। ऊना क्या रिप्रेजेंट करती है? ट्रूथ को या प्रोटेस्टेंट को, ठीक। ये एक एलेगोरिकल वर्क था। एलेगोरिकल वर्क मीन्स कहना आप कुछ और चाह रहे हो और स्टेज पर कुछ और आप दिखा रहे हो, ठीक है। इस टाइप के वर्क को हम लोग कहते हैं एलेगोरिकल वर्क। इस तरीके का हमको मेंशन कहाँ मिलता है? मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले, मेरिकल्स, अर्ली एज ऑफ ड्रामा में हमें इसका मेंशनिंग मिलता है। या अगर हम बोलें तो क्रिस्टोफर मार्लो का एक प्ले है डॉक्टर फॉस्टस, उसमें भी अगर हम देखें तो उसमें दो कैरेक्टर आते हैं, एक आते हैं गुड एंजल एंड अनदर वन इज बैड एंजल। तो जब ये दोनों का रेफरेंस आएगा तो ये दोनों भी एज अ कैरेक्टर अपीयर होते हैं, कहाँ पर? डॉक्टर फॉस्टस में। तो ये भी हो गया आपको एलेगोरिकल रेफरेंस, ठीक है। हाँ, तो रेड क्रॉस नाइट किसको रिप्रेजेंट करता है? होलीनेस को। ऊना रिप्रेजेंट करती है ट्रूथ एंड प्रोटेस्टेंट को। देन देयर स्ट्रगल रिफ्लेक्ट्स प्रोटेस्टेंट सोल ट्रायम्फ ओवर sin, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। कोई दिक्कत आई होप आप लोगों को नहीं होना चाहिए। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, और कंसेप्ट को लेयर वाइज, टर्म वाइज क्लियर करते हुए चलना है, तो आप लोग तेजस एकेडमी ऐप को अभी डाउनलोड करें, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेफर्ड्स कैलेंडर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, अब देखिए मेरे सामने वर्ड आया एक शेफर्ड कैलेंडर, व्हाट इज इट? इट हैज बीन रिटन बाय एडमंड स्पेंसर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, व्हाट इज इट अबाउट? इट इज अबाउट पेस्टोरल पोइट्री, ठीक। There are 12 months, तो in this book we will be finding 12 eclogues, ठीक। अब eclogues का रेफरेंस कहाँ से लिया गया है? आप लोग कमेंट में बताइए कि स्पेंसर ने eclogues का रेफरेंस किस ग्रीक राइटर से लिया है, ठीक है। तो शेफर्ड्स कैलेंडर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज फर्स्ट इट इमिटेट्स चौसर विदाउट इनोवेशन, फर्स्ट थिंग। Second one is it uses pastoral to express love, religion and politics. It idealizes rustic simplicity only. It avoids national allegory. Now tell me the correct answer of this question. Shepherd's Calendar 1579, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिए। तो आप लोग ये बताइए शेफर्ड कैलेंडर डेडिकेट किसको किया गया है? याद जानते हो, एडमंड एंड स्पेंसर ने दो वर्क लिखे हैं, ठीक है। एक वर्क लिखा है, एक कोई दोस्त है उनका, उनको डेडिकेट किया है, और दूसरा वर्क उस दोस्त की पत्नी को डेडिकेट किया है। स्पेंसर हैज रिटन 2 वर्क्स, ठीक। फर्स्ट ही डेडिकेटेड टू हिज फ्रेंड एंड सेकेंड वन हैज बीन डेडिकेटेड टू फ्रेंड्स वाइफ। नाउ इट इज योर ड्यूटी टू राइट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आर द नेम ऑफ दोज 2 वर्क्स, ठीक है। स्पेंसर हैज ऑल्सो रिटन एन एलेजी, ठीक। नाउ आप लोग बताइए कि वो एलेजी क्यों लिखा गया, पहला चीज, और किसके रिमेम्बरेंस में लिखा गया वो एलेजी, वो बताइए, ठीक है। एक और चीज, स्पेंसर ने अपनी लव इंटरेस्ट या अपनी वाइफ के लिए 2 वर्क लिखे थे, ठीक। एक तो उसके साथ शादी होने की खुशी मनाने के लिए वो एक वर्क लिखा गया, एक उसकी हम कह सकते हैं मेमोरी में एक वर्क लिखा गया था अपनी वाइफ को लेकर के, स्पेंसर ने लिखा था 2 वर्क। तो आप लोग बताइए इस 3 सेट ऑफ क्वेश्चन के आंसर कमेंट में बहुत जल्द, ठीक है।
तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ सेफर्ड कैलेंडर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट यूजेज पेस्टोरल टू एक्सप्रेस लव, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। सेफर्ड कैलेंडर व्हेन इट वाज पब्लिश्ड 1579। एक चीज याद रखिएगा कि स्पेंसर के जितने भी वर्क्स हैं, आपको अगर हम उसमें से सेफर्ड कैलेंडर निकाल दें तो जितने भी वर्क हैं स्पेंसर के वो सारे आपको 1590s के बाद मिलेंगे। और 1599 आई गेस स्पेंसर हैज डाइड 1599। तो आप लोग देख रहे हैं कि स्पेंसर का बस एक वर्क है वो 1579 में है। तो यहाँ से आपसे ये भी पूछ सकता है द फर्स्ट वर्क ऑफ एडमंड स्पेंसर, तो हो जाएगा 1579। स्पेंसर को लेकर के आपके दिमाग में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आने चाहिए, जैसे इनका किल्कोमान फोर्ट के साथ क्या कनेक्शन था, ठीक, पहला चीज। दूसरा चीज, आयरलैंड के साथ स्पेंसर का क्या कनेक्शन था। क्या आप लोग जानते हैं कि स्पेंसर ने अपने लाइफ का एक मेजर पार्ट अराउंड 16 to 20 ईयर्स आयरलैंड में बिताया है, ठीक है। क्या आप लोग ये भी जानते हैं कि स्पेंसर को एक आयरलैंड की लड़की पसंद आ गई थी, ठीक है, जिसका नाम क्या था, एलिजाबेथ बॉयल। स्पेंसर ने एक वर्क लिखा था जो स्पेंसर का ओनली प्रोज वर्क कहलाता है, और उस प्रोज वर्क में स्पेंसर हैज एडवोकेटेड फॉर इंपीरियलिस्टिक रूल इन द आयरलैंड कंट्री, ठीक, ड्यू टू विच द पीपल ऑफ आयरलैंड गॉट infuriated against Spencer and he killed his son and his wife too in the fire in the Kilcoman fort। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, तब जाकर के आपका स्पेंसर एज ए टॉपिक तैयार होगा, ठीक। तो इट यूजेज पेस्टोरल टू एक्सप्रेस लव, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ओके, ठीक। It uses pastoral to express love, religion and politics। 12 eclogues, देखो अभी मैंने जस्ट बोला था ना, 12 eclogues uses allegory to debate religion, politics and love, praising Elizabeth as Elisa। ओके, देखो जितने भी इस समय के क्या थे, हम ऑथर थे, राइटर थे, प्लेरिट थे, उन सारे का एक ही मकसद था। क्या मकसद था भाई? तो क्वीन एलिजाबेथ को क्या करना, खुश करना, प्रसन्न करना, ये इन लोगों का ओनली मोटो होता था। इसमें भी देखिएगा एलिजाबेथ को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, एलिसा के रूप में। इसका अगर हम लोग क्रक्स स्टोरी बताएं कि सेफर्ड कैलेंडर में बोला क्या गया है, तो देयर वाज ए गर्ल, हर नेम वाज एलिसा, शी हैज a big farm, in that farm there are 12 shepherds, और उनके ही स्टोरी को इसमें बताया गया है। इसमें सेफर्ड कैलेंडर 1579, ठीक। इसमें एलिजाबेथ को, क्वीन एलिजाबेथ को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, एलिसा से, ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन आंसर पसंद आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर इस तरीके के क्वेश्चन आंसर जिसमें हम लोग सिंपल वन लाइनर ऑब्जेक्टिव को न करते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको उसके थीमेटिक एस्पेक्ट्स को कर रहे हैं, जो अब नेट का भी एक फेवरेट एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनते जा रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोल ऑफ ईके। बताइए आप लोग, हु वाज ईके इन सेफर्ड कैलेंडर? हु वाज ईके? इट हैज बीन सेड दैट ईके is named as Edward Kirk, okay, Edward Kirk, this is the short name of EK. However, nobody has confirmed that Edward Kirk was the EK, okay. Then how I can say that Edward King is equal to EK? Then it is just an speculation, okay, and nothing more. Then the role of EK in the Sephard calendar was, EK का Sephard calendar में क्या रोल है? The option is editor providing glosses and commentary, second one is rival poet satirizing Spencer, third one is patron funding Spencer's work, and the fourth one translator of classical sources. So the right answer of this question will be editor providing glosses and commentary। इसका सही आंसर हो जाएगा एडिटर था ये, ठीक। अब आप लोग ये बताइए कि हम लोगों ने शेक्सपियर को पढ़ा था
और शेक्सपियर को पढ़ते समय हम लोगों ने बोला था कि शेक्सपियर के एक कोई अर्ली एडिटर हुए थे जिनका क्या नाम था, निकोलस रो। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ निकोलस रो इन द बायोग्राफिकल स्केच ऑफ शेक्सपियर, आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, निकोलस रो का क्या इंपॉर्टेंस है, फ्रांसिस मेयर का क्या इंपॉर्टेंस है, एडमंड मेलॉन का क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ, शेक्सपियर की लाइफ में, शेक्सपियर के स्केचेज में, शेक्सपियर की बायोग्राफी में इन तीनों पर्सन का क्या रोल है, आप लोग बताइए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप लोग ये बताइए कि शेक्सपियर के जितने भी वर्क्स थे उनको कैसे कैसे पब्लिश किया गया, उनके सोनेट को कैसे पब्लिश किया गया, उनके ड्रामा को कैसे पब्लिश किया गया था, लॉस्ट सोनेट का कंसेप्ट क्या था, ये सब शेक्सपियर से रिलेटेड टर्म हुआ। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पर थे, हाँ, एडिटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडिटर प्रोवाइडिंग अ ग्लॉसेज एंड अ कमेंट्री इन शेफर्ड कैलेंडर। ठीक है, चलिए देखिए लिखा हुआ है, ई के एडवर्ड किर्क रोट ग्लॉसेज इंटरप्रेटिंग एलेगरीज एंड लिंकिंग स्पेंसर विथ चौसर एंड वर्जिल। इक्लॉग्स का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया था, आप लोग कमेंट में अभी तक बताए नहीं, जल्दी से बताइए। फ्रॉम वेयर द कंसेप्ट ऑफ इक्लॉग्स हैज बीन टेकन, मेक फास्ट योर कमेंट राइट नाउ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थीम डोमिनेट्स स्पेंसर्स एमोरेटी। अब आया आप लोगों के पास दूसरा वर्क स्पेंसर का, जिसे हम लोग बोलते हैं एमोरेटी। हु रोट एमोरेटी, फर्स्ट क्वेश्चन, द एमोरेटी हैज बीन रिटन बाय एडमंड स्पेंसर। सेकेंड क्वेश्चन, what is amorety? It is the collection of sonnet. Then how many sonnet? Then it has around 88 और 89 sonnets in total. ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, कितने सोनेट है इसमें, अराउंड 88 या 89 सोनेट्स। ठीक, ये लिखा क्यों गया था, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि स्पेंसर हैज रिटन 2 works to celebrate his love life. First one is Amorety and the second one is Epithalamion. ठीक है, Spencer is also known for his marriage song, Nuptial song. ठीक है, तो उसमें उन्होंने लिखा था एपिथलामियन, खुद की शादी पर लिखा था एपिथलामियन, और उन्होंने एक और सॉन्ग लिखा था जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोथलामियन, दैट वाज अ बीथ्रोटल सॉन्ग। ठीक है, Which theme dominates Spencer's amorety? Courtly love and rejection नहीं होगा ये, प्योरली पॉलिटिकल एलेगरी नहीं, सटायर ऑन एलिजाबेथ कोड, स्पेंसर की ये हिम्मत ही नहीं है वो सटायर कर सके, तो क्या बच जाएगा, सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेसफुल लव। व्हेन स्पेंसर वाज इन आयरलैंड ही फेल इन लव फॉर अ आयरिश गर्ल नेम्ड एलिजाबेथ बॉयल, and to impress Elizabeth Boyle, Spencer wrote Amorety first, and when Spencer and Elizabeth Boyle get married, then Spencer wrote Epithalamion. Okay, Epithalamion. चलिए नेक्स्ट वर्क, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमोरेटी यूनिकली सेलिब्रेट्स स्पेंसर सक्सेसफुल कोर्टशिप एंड मैरिज अनलाइक टिपिकल अनरिक्वेस्ट सोनेट सीक्वेंसेज। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से सोनेट का नाम सुनते ही फटाफट डू एज फास्ट एज यू कैन। सबसे पहले सोनेट के कितने टाइप हैं, सेकेंड थिंग सोनेट के डेवलपमेंट में याट एंड सरे का क्या रोल है, थर्ड थिंग हाउ शेक्सपियर यूज्ड this sonnet thing in his in his thought expressing process. उसके बाद how does Milton use sonnet, how does John Keats use sonnet। ठीक है, जॉन किट्स ने भी सोनेट कलेक्शन लिखा है, आप लोग बताइए जॉन किट्स के सोनेट कलेक्शन का क्या नाम है और कितने सोनेट उन्होंने लिखे थे। ठीक, ये सारी बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए। एमोरेटी यूनिकली सेलिब्रेट्स स्पेंसर सक्सेसफुल कोर्टशिप एंड मैरिज अनलाइक
टिपिकल अनरिक्वेटेड सोनेट सीक्वेंस। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में आ जानी चाहिए। किसका नाम सुनते हैं तो हम लोग जैसे ही सुनेंगे एमोरेटी का नाम। एमोरेटी में अराउंड 88 या 89 सोनेट है। किसके लिए लिखा गया था इसको? एलिजाबेथ बॉयल के लिए लिखा गया था। किसने लिखा इसको? स्पेंसर ने लिखा। क्यों लिखा? टू इम्प्रेस एलिजाबेथ बॉयल। इसका मटेरियल क्या है, कंटेंट क्या है? सक्सेसफुल लव को इसमें बताया गया है। ठीक है, ये अपने टाइम के जितने भी लव सॉन्ग होते थे उससे कुछ अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसमें लव को सक्सेसफुल दिखाया गया है, लेकिन इसके अराउंड में आप लोग जो भी देखिएगा जैसे स्ट्रोफल एंड स्टेला, उसमें क्या दिखा गया है? उसमें अनरिक्विटेड लव दिखाया गया है। शेक्सपियर उन्होंने भी अनरिक्विटेड लव के बारे में लिखा था। ठीक है, बट दिस वर्क हैज सम डिफरेंट एस्पेक्ट। व्हाई? बिकॉज दैट वर्क एमोरेटी सेलिब्रेट्स द सक्सेसफुल लव। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एपिथैलेमियन टाइम इज रिप्रेजेंटेड एज। बताइए टाइम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इन एपिथैलेमियन। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक ना। अगर इन सारे क्वेश्चंस आपको बनाने में दिक्कत नहीं हो रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, इसके लिए टेंशन आप लोग नहीं लीजिए। ठीक है, एपिथैलेमियन, प्रोथैलेमियन। सबसे पहले हु रोट एपिथैलेमियन? एडमंड एंड स्पेंसर। हु रोट प्रोथैलेमियन? Edmund and Spencer. Why epithalamion was written? The epithalamion was written for the celebration of marriage that happened between Spencer and Elizabeth Boyle. Why prothalamion was written? The prothalamion was written for the celebration of marriage, but not for Spencer, but for the other one. अब वो other one कौन थे इसका आप लोग मेंशन कीजिए कमेंट में। ठीक है, इन एपिथैलेमियन टाइम इज रिप्रेजेंटेड एज अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स। नहीं, डिस्ट्रक्टिव तो इसमें दिखाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि टाइम के कारण ही क्या हुआ है? व्हाट हैपेंड विथ टाइम? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ टाइम बोथ बर्ड्स या बोथ लव बर्ड्स हैव गॉट मैरिड। ठीक है, क्या लीनियर और डिक्लाइन था? नहीं। इररिलेवेंट टू लव? नहीं। तो क्या होगा? साइक्लिकल प्रोग्रेशन थ्रू वेडिंग डे। इट हैज बीन सेड दैट दिस एपिथैलेमियन हैज अराउंड 365 लाइन्स दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट? आप लोग बताइएगा। एपिथैलेमियन में आपको वन डे स्टोरी है। सनराइज से लेकर के सनसेट तक की जितनी भी स्टोरी हुई थी स्पेंसर के शादी के दिन की, उन सारी स्टोरीज को एपिथैलेमियन में मेंशन किया गया है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 स्टेंजाज सिंबलाइजेज आवर्स ऑफ द वेडिंग डेज सैंक्टिफाइंग मैरिज थ्रू टाइम साइकिल। 24 आवर की स्टोरी है कौन सा? एपिथैलेमियन। अब आप लोग बताइए 5 ऐसे एग्जाम्पल इन इंग्लिश लिटरेचर जहां हम लोग ओनली वन डे स्टोरी देखते हैं। ठीक है, आपको मैं एक इसमें हिंट भी दे सकता हूं कि एक इसमें बहुत ही फेमस डेट भी आता है वन डे स्टोरी में, जिसको हम लोग बोलते हैं 16 जून। इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा डे? ब्लूम्स डे। ठीक है, तो अब आप लोग एज अ नेट एस्पिरेंट ये बताइए हु हैज मेंशन्ड अबाउट दिस ब्लूम्स डे एंड इन विच बुक we will be finding the reference of this Bloom's Day. ठीक है, 24 stanzas symbolizes 24 hours of wedding day sanctifying marriage through time cycle. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Prothalamion was written to. Why does prothalamion was written? चलिए बताइए। Prothalamion celebration of a double marriage satirizes court corruption, reflect pastoral simplicity, praise Sydney's poetry। क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। प्रोथैलेमियन क्यों लिखा गया? Why the prothalamion was written? देखो, एपिथैलेमियन एंड प्रोथैलेमियन both are the marriage song of एडमंड स्पेंसर। पहला एपिथैलेमियन लिखा गया खुद के मैरिज सॉन्ग पर
और दूसरा प्रोथैला में लिखा गया था, एक डबल मैरिज हुआ था सोमरसेट सिस्टर का, उसके सेलिब्रेशन में। ठीक है, इसका हो जाएगा सेलिब्रेट्स डबल मैरिज। इट कॉमेमोरेट्स सोमरसेट सिस्टर्स मैरिज विथ थेम्स एज अ सिंबल ऑफ हार्मनी। ठीक, इसमें आपको एक डक है, एक स्वान है, सॉरी एक स्वान है, एक निम्फ है, इस तरीके से सिंबलाइज करके स्टोरी बताया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलेगोरिकल स्ट्रक्चर ऑफ फेरी क्वीन रिफ्लेक्ट्स, क्या रिफ्लेक्ट करता है? व्हाट डज रिफ्लेक्ट फेरी क्वींस एलेगोरिकल कैरेक्टर, बताइए। पैगन माइथोलॉजी नहीं होगा, पैगन का तो इसमें कोई सवाल ही नहीं है, पैगन लिटरेचर तो अभी अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। कैथोलिक रिचुअलिज्म कभी नहीं होगा। अब देखिए एग्जामिनेशन में अगर हमको ये क्वेश्चन आता है तो मैं क्या करता, मैं सोचता कि भाई एलेगोरिक फेरी क्वीन कब लिखा गया है? फेरी क्वीन लिखा गया है क्वीन एलिजाबेथ के अराउंड में। उस समय सोसाइटी में कौन सा रिलीजन प्रिविलेंट कर रहा था? उस समय सोसाइटी में प्रोटेस्टेंट रिलीजन प्रिविलेंट था, प्रोटेस्टेंट रिलीजन वाज इन वोग। तो क्या ये कैथोलिक रिचुअलिज्म होगा? नहीं होगा। ठीक, क्योंकि कैथोलिक और इंग्लैंड का 36 का आंकड़ा है। ठीक है, और क्या पैगन होगा? नहीं होगा। न्यूट्रल यूनिवर्सल मोरालिटी, न्यूट्रल तो था ही नहीं, न्यूट्रल कभी होगा ही नहीं। देन क्या होगा आखिर? देन होगा आपका प्रोटेस्टेंट वर्च्यूज एंड एलिजाबेथन नेशनलिज्म। देख लिए, ईच नाइट सिंबलाइजेज ए वर्च्यू, एलिजाबेथ इज ग्लोरिफाइड एज ग्लोरियाना, इन फेरी क्वीन एलिजाबेथ हैज बीन नेम्ड एज मच नेम। ठीक, तो आपकी ये ड्यूटी है, आप लोग कमेंट में जाकर के ये बताइए एलिजाबेथ को कितने नामों से जाना गया है। किसमें? फेरी क्वीन में। द मोस्ट फेमस वन इज ग्लोरियाना। आप लोग ये बताइएगा कॉलिन क्लाउड कौन था आखिर, और इस कॉलिन क्लाउड का स्पेंसर के साथ क्या रिलेशन है? फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इसका स्केल्टन के साथ क्या रिलेशन है? अब स्केल्टन कौन है ये भी आप लोगों को पता करना होगा। ठीक है, ईच नाइट सिंबलाइजेज ए वर्च्यू, एलिजाबेथ इज ग्लोरिफाइड एज ग्लोरियाना, मर्जिंग रिलीजन विथ पॉलिटिक्स। ठीक है, रिलीजन और पॉलिटिक्स को एक साथ किया गया था। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा प्रोटेस्टेंट वर्च्यू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर हवर्ड्स टेल क्रिटिक्स। मदर हवर्ड्स टेल क्या है आखिर? स्पेंसर हैज रिटन अ कलेक्शन ऑफ 9 पोएम्स एंड दैट कलेक्शन इज नेम्ड एज कंप्लेंट्स। ठीक है, दैट कलेक्शन इज नेम्ड एज कंप्लेंट्स। ओके, एंड इन दैट कलेक्शन देयर इज वन यूनिक पोएम, दैट पोएम इज कॉल्ड प्रोसोपोपोइया। प्रोसोपोपोइया, पोपोइया। ठीक है, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, प्रोसोपोपोइया। एंड द अनदर नेम ऑफ दैट प्रोसोपोपोइया पोएम इज मदर हवर्ड्स टेल। ठीक, पहला चीज। दूसरा चीज, इस मदर हवर्ड टेल का रेफरेंस हम लोग देखते हैं कहां पर? हम लोग देखते हैं रेफरेंस इस मदर हवर्ड टेल का नर्सरी राइम में। कहाँ पर देखते हैं? नर्सरी राइम में। तब आप लोग ये बताइए कि हु हैज रिटन अ नर्सरी राइम टाइटल्ड एज ओल्ड मदर हवर्ड्स टेल, आप लोग बताइए। ठीक, देन मदर हवर्ड्स टेल क्रिटिक। व्हाट डज मदर हवर्ड्स टेल क्रिटिक? heroic chivalry, political and clerical corruption, courtly love tradition, ruler superstition. I think रूलर सुपरस्टिशंस तो नहीं ही होगा, हीरोइक सेवलरी नहीं होगा, क्या होगा? पॉलिटिकल एंड सिवेलरिक क्लैरिकल करप्शन। ठीक है, पॉलिटिकल एंड क्लैरिक करप्शन। अब देखिए एक्चुअली हुआ क्या था कि स्पेंसर ने अपने लाइफ टाइम में जितना काम किया, ठीक है, जिस लेवल का स्पेंसर ने काम किया उस लेवल का स्पेंसर को फेम नहीं मिल पाया था। एलिजाबेथ भी उनको उस लेवल का पैट्रोनेज नहीं दे पाई थी। तो इसीलिए, और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एलिजाबेथ के कोर्ट में कुछ कोर्टियर थे
who does not like Spencer, the due to which Spencer was in very much in anger. तो वो कुछ कुछ ऐसा वर्क लिख रहे थे, जैसे ये कंप्लेंट्स, ये पूरा सीरीज ही है कंप्लेंट्स में, तो वो कुछ ऐसा ऐसा वर्क लिख रहे थे जिससे वो हैं क्वीन एलिजाबेथ की कोर्ट की जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारा वो बता पाए। ठीक है, तो इसमें भी यही है। उसी सीरीज में ही हैज रिटन अ पोएम नेम्ड मदर हवर्ड्स टेल। ठीक, इन दैट पोएम ही डिस्कसेज अबाउट द फॉक्स एंड एप रिप्रेजेंट्स opportunistic statements and corrupt clergy in this beast fable। ये एक beast fable है। beast fable that means through animal हम लोगों को क्या दिया जाता है, मोरल लेसन दिया जाता है। ये सेम चीज चौसर ने भी किया है। कहाँ किया है चौसर ने, आप लोग बताइए। मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, जिस स्टोरी में चौसर ने ये सारा काम किया है उस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट या मेन जो कैरेक्टर है वो है जॉन टिस्लर, द रूस्टर, पर्टोलेट, डॉन रसेल। तो अब आप लोग ये बताइए चौसर ने किस वर्क में इन सारे कैरेक्टर का मेंशन किया है। ठीक, उसके बाद एक और आप लोग बताइएगा, मांगा क्या होता है, क्या चीज, मांगा। मांगा भी बीस्ट फेबल से ही रिलेटेड है। ठीक है, MANGA, मांगा। ओके, इस तरीके से अगर आप लोग रेफरेंस करते हुए जब तक ना पढ़िएगा तब तक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक, बीस्ट फेबल क्या होता है, पहला चीज चौसर ने बीस्ट फेबल को कैसे मेंशन किया, दूसरा चीज। तीसरा चीज आउल एंड नाइटिंगेल भी एक डिबेट पोएट्री है, उसका क्या थीम है, ये भी। मांगा क्या होता है, ये भी। उसके बाद एक और वर्ड आता है ट्रिकस्टर, ट्रिकस्टर, TRICKSTER, ट्रिकस्टर। मैंगा एंड ट्रिकस्टर, ये दोनों का बीस्ट फेबल से क्या कनेक्शन है, आप लोग बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कॉलिन क्लॉट कम होम अगेन एक्सप्रेसेज, कॉलिन क्लॉट कम होम अगेन क्या एक्सप्रेस करता है, बताइए। सबसे पहले कॉलिन क्लॉट क्या है आखिर, कॉलिन क्लॉट इज ए कैरेक्टर। किसने इसको सबसे पहले मेंशन किया था, हु मेंशंस दिस कैरेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, जॉन स्केल्टन, करेक्ट आंसर। ठीक, थर्ड थिंग, व्हेन एडमंड स्पेंसर मेंशंस दिस कैरेक्टर, एडमंड स्पेंसर mentions this character for the first time in Shepherd calendar, ठीक है, that has been published around 1579। ठीक, तो कॉलिन क्लॉट कम होम अगेन ये आखिर क्यों लिखा गया था, ये लिखा गया था मेडिवल मिस्टिसिज्म, नहीं, मेडिवल का तो कब कोई इन्फ्लुएंस नहीं। प्योर पोएस्टोरल जॉय, नहीं, तो क्या होगा आखिर भाई, सेलिब्रेशन ऑफ एलिजाबेथन कोर्ट, नहीं, डिसइल्यूजनमेंट विथ कोर्टली लाइफ। देखो स्पेंसर बहुत ही अपना प्रयास किए थे, जितना प्रयास वो कर सकते थे उतना ज़्यादा उन्होंने प्रयास किया था कि मुझे भी क्वीन एलिजाबेथ कुछ ज़्यादा क्या करे, पैसा रुपया दे, कुछ ज़्यादा इज्जत दे। स्पेंसर ने ये बहुत चाहा था, बट ड्यू टू द कोर्ट पॉलिटिक्स स्पेंसर इज नॉट एबल टू गेट दैट पोजिशन जो उसके लिए वो एस्पायर कर रहे थे। तो इन्हीं सब चीज़ों से खफा होकर के उन्होंने लिखा क्या चीज़, कॉलिन क्लॉट कम होम अगेन। इसमें उन्होंने यानी स्पेंसर ने क्या बताया है, एलिजाबेथन कोर्ट की पॉलिटिक्स बताई है। ठीक है, इसका हो जाएगा डिसइल्यूजनमेंट विथ कोर्टली लाइफ। स्पेंसर कॉन्ट्रास्ट करप्ट कोर्ट लाइफ विथ पैस्टोरल सिंप्लिसिटी रिवीलिंग पर्सनल डिसअपॉइंटमेंट। देख रहे हो, स्पेंसर ने सोचा था कि फेरी क्वीन हम लोग लिखेंगे और बहुत ही ग्रैंड स्टाइल में लिखेंगे, बट स्पेंसर वाज नॉट एबल टू राइप द ट्रू फ्रूट दैट ही वाज एस्पायरिंग, दैट्स व्हाई ही वाज इन वेरी मच इन ट्रबल विथ एलिजाबेथन कोर्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई इज स्पेंसर कॉल्ड पोएट्स पोएट, स्पेंसर को पोएट्स पोएट क्यों कहा जाता है। सबसे पहले who used this term poets poet for Spencer, it is your duty to write in the comment section now। अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। why is Spencer called the poets poet? फर्स्ट है his prose influence admired for poetic imagination and allegory, his focus on satire only, he founded drama। क्या does he found drama? No,
क्या उन्होंने ड्रामा फाउंड किया था? नहीं किया था। हिज फोकस ऑन सटायर ओनली? बिल्कुल नहीं। इन्होंने बहुत सारे मैरिज सॉन्ग भी लिखे हैं, सटायर इनका एक पार्ट है, बट इन्हें पैस्टोरल पोइट्री के लिए ज़्यादा जाना जाता है। हिज प्रोज इन्फ्लुएंस? कभी नहीं। इन हिज लाइफ टाइम ही ओनली रोट अ वन प्रोज एंड द नेम ऑफ दैट प्रोज वाज, बताइए, जिसमें स्पेंसर ने अपने नॉलेज शेयर किया किसके साथ? क्वीन एलिजाबेथ के साथ, कि हमें लाठी से, डंडे से, भाला से क्या करना है? आयरलैंड पर कब्जा करना है। उस प्रोज का टाइटल आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा स्पेंसर वाज एडमायर्ड फॉर पोएटिक इमेजिनेशन एंड एलेगरी। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। जानते हो, आफ्टर द डेथ ऑफ चौसर इंग्लैंड में कोई था ही नहीं जो इंग्लिश लिटरेचर को आगे ले जा सके इन द ग्रैंड वे। बल्कि अगर हम उस समय के कंटेम्प्रोरी यूरोप को देखें तो इटली में रिनेसा चल रहा था, बहुत ही पहले स्टार्ट हो चुका था। फ्रेंच में रिनेसा आ गए थे। तो क्या हो रहा था कि इंग्लिश लिटरेचर कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग कर रहा था। ठीक है, चौसर के बाद इंग्लिश लिटरेचर लैग कर रहा था। कोई उस लेवल की क्वालिटी थी ही नहीं किसी पोइट में या राइटर में जो इंग्लिश लिटरेचर को आगे ले जा सके। तो स्पेंसर को हम लोग इसलिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि ही वाज द फाउंडिंग फिगर इन रिनेसा, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। क्योंकि इनके बाद ही फिर हम लोग देखेंगे लिटरेचर का टेस्ट, लिटरेचर का कलर, लिटरेचर का मोरल, लिटरेचर को कहने का तरीका, लिटरेचर को लिखने का तरीका सारा क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है, मेडाइवलिज्म से, मिस्टिसिज्म से लिटरेचर क्या हो गया? धीरे धीरे फ्री होने लगा। लिटरेचर क्या होने लगा? सेकुलर होने लगा। ठीक है, और ये इंग्लैंड के लोगों को एक क्या कह सकते हैं, एक मोरल बूस्टअप दिया था उस समय। ठीक है, इंग्लैंड के लोगों को भी गर्व हुआ कि देखो भाई, अगर इटली में कुछ अच्छा लिटरेचर अगर प्रोड्यूस हो रहा है, फ्रांस में कुछ अच्छा लिटरेचर अगर प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमारे इंग्लैंड में भी कुछ लोग हैं जो लिटरेचर को प्रोड्यूस कर रहे हैं टू अ ग्रेटर लेवल। और उसी में नाम आता है स्पेंसर का। इसीलिए स्पेंसर थोड़े ज़्यादा फेमस हो गए थे। क्यों? क्योंकि आफ्टर चौसर ही वॉज द पर्सन, स्पेंसर वॉज द पर्सन हु लाइटेड अप द लिटरेचर ऑफ इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडमायर्ड पोएटिक इमेजिनेशन एंड एलेगरी। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, एडमायर्ड फॉर पोएटिक इमेजिनेशन एंड एलेगरी। अब आप लोग ये बताइए कि हु सेड एडमंड स्पेंसर एज पोएट्स पोएट। ठीक, एडमंड स्पेंसर ने चौसर के वर्क के ऊपर भी कुछ कमेंट किया है। आप लोग बताइए क्या कमेंट किया है? मिल्टन, कीट्स एंड टेनिसन एडमायर्ड हिज एलेगरी एंड musicality bringing Chaucer's and Milton. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हैमलेट AC ब्रैडले इंटरप्रेट्स हैमलेट्स डिले एज, बताइए AC ब्रैडले ने क्या बोला है? सबसे पहली बात, हु वाज AC ब्रैडले? तो AC ब्रैडले कौन थे? AC ब्रैडले वाज अ शेक्सपियरियन क्रिटिक। He in 1904 wrote a work named Shakespearean Tragedy. In that work, he focused on the 4 world famous tragedies of Shakespeare. The name of that those tragedies was Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth. इन चारों पर AC ब्रैडले ने स्पेशली स्टडीज किया है। ठीक है, और इन सारे को उन्होंने कहाँ पब्लिश किया है? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904। और अकॉर्डिंग टू AC ब्रैडले इन हैमलेट, हैमलेट्स डिले क्या इंटरप्रेट कर रहा है? बताइए आप लोग। हैमलेट को बहुत आदमी ने पढ़ा है, कॉलरिज ने भी पढ़ा है, T.S. इलियट ने भी पढ़ा है, AC ब्रैडले ने भी इंटरप्रेट किया है। ठीक है, अर्नेस्ट जोन्स ने भी हैमलेट को पढ़ा है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा मोरल आइडियलिज्म एंड सेंसिटिविटी। ठीक है, मोरल आइडियलिज्म एंड सेंसिटिविटी। आर्टिस्टिक फेलियर ये किसने बोला था? इलियट ने। किस वर्क में? हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में। इंटेलेक्चुअल वीकनेस ये किसने बोला? कॉलरिज ने बोला था। किसको लेकर के?
हैमलेट को लेकर के। मोरल आइडियलिज्म एंड सेंसिटिविटी ये बोला है किसने? AC ब्रैडले ने। स्ट्रक्चरल नेसेसिटी ऑफ रिवेंज प्ले, क्या देरी करना, क्या प्रोकास्टिनेशन करना ये एक नेसेसिटी है रिवेंज प्ले का? नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए इससे पहले भी बहुत सारे रिवेंज प्ले लिखे जा चुके थे। जैसे मान लीजिए शेक्सपियर ने खुद ने लिखा था टाइटस एंड्रोनिकस, या टॉमस किट ने लिखा था स्पेनिश ट्रेजेडी, या सेनिका ने बहुत सारे ट्रेजेडी को लिखा था। क्या उन सारे चीज़ों, उन सारे प्ले में क्या हम ये प्रोकास्टिनेशन का एलिमेंट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो जब नहीं मिल रहा है दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ स्ट्रक्चरल नेसेसिटी, इट इज़ द मोरल एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ऑफ हैमलेट दैट ही इज़ नॉट एबल टू क्या कर सकते हैं, imbibe this fact that his own father have been killed by his uncle with the help of his mother। ठीक है, इसी हैमलेट को कुछ लोगों ने फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से भी पढ़ा है और उन लोगों ने एक वर्क भी लिखा था और एक स्टोरी भी लिखी थी जिसका नाम था गर्टूड टॉक्स बैक, TAL टॉक्स बैक। गर्टूड टॉक्स बैक। आप लोग बताइए हु रोट गर्टूड टॉक्स बैक? ठीक है, फ्रेलिटी डायनेमिज वुमेन, ये भी इसमें एक बहुत ही फेमस कोट है हैमलेट में। टू बी और नॉट टू बी, ये भी बहुत फेमस कोट है। ग्रेव डिगर सीन ये है इसका। आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप लोग हैदर मूवी देखिएगा। ठीक है, हैदर मूवी हैमलेट के ऊपर ही बेस्ड है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरल आइडियलिज्म एंड सेंसिटिविटी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा यही है, यही तो हम लोग पढ़ रहे थे। हाँ, मोरल आइडियलिज्म एंड सेंसिटिविटी। ब्रैडले व्यूड हैमलेट एज टू morally sensitive and able to act rashly। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। T.S. Eliot regarded Hamlet as, देखो T.S. Eliot मॉडर्न टाइम के सब चीज़ है। उन्होंने पोएट्री भी लिखी है, उन्होंने ड्रामा भी लिखा है, उन्होंने शॉर्ट स्टोरी भी लिखा है, उन्होंने एस्से भी लिखा है और उनके एस्से कलेक्शन बहुत ही फेमस एस्से थे, जैसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म, फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, ये सारे उनके वर्ल्ड फेमस एस्से हैं। एज अ लिटरेरी स्टूडेंट्स, एज अ UGC नेट JRF एस्पिरेंट, यू ऑल विल हैव टू रीड दिस एसेज। ठीक है, और स्पेशली द क्रक्स ऑफ दिस एसेज, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक, ये क्वेश्चन है T.S. Eliot रिगार्डेड हैमलेट एज, हैमलेट को कैसे उन्होंने रिगार्ड किया है? आर्टिस्टिक फेलियर। क्यों उन्होंने कहा आर्टिस्टिक फेलियर? आप लोग बताइए। क्योंकि अकॉर्डिंग टू T.S. Eliot in Hamlet play we do not find what? Objective correlative, objective correlative, ये हम लोगों को नहीं मिलता है। कहाँ? हैमलेट में। कहाँ नहीं मिलता है? हैमलेट में। सबसे पहली बात, who coined this term objective correlative? Second thing, what is objective correlative and in which plays of Shakespeare we will be finding the use of this objective correlative? So in King Lear we will be finding the use of this objective correlative, but in Hamlet we does not find the use of this term या use of this machine या use of this tool objective correlative। objective correlative के बदला हैमलेट में हम लोग को क्या मिलता है? सोलिलॉकी मिलता है। सोलिलॉकी, ठीक है। हैमलेट में क्या मिलता है अपने लोगों को? सोलिलॉकी। देखो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव होता क्या है? जैसा मूड रहेगा, जैसा डायलॉग चल रहा है, उस तरीके का अगर इन्वायरमेंट ना बन रहा है, ठीक है, यानी सामने जो ऑडियंस बैठी हुई है उसको देख के समझ में आ जाना चाहिए, अगर कैरेक्टर ना भी बोल रहा है, कि स्टेज पर क्या चल रहा है। इसी का रिप्रेजेंटेशन होता है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, रिलेट कर जाना। आप एज ए ऑडियंस अगर प्ले को देख रहे हैं
तो आप ऑब्जेक्टिवली बिना किसी कैरेक्टर के बोले या समझे आपको कुछ कुछ आइडिया हो जाना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है प्ले में। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई हॉरर फिल्म जब आएगी तो आप लोग देखिएगा उसका म्यूजिक कुछ अलग टाइप से आ जाता है ना, उसमें ड्रेसिंग सेंस कुछ अलग हो जाता है। आप देखोगे जब भूत पीछे से खदेड़ता है तो देखो कैमरा एंगल कुछ अलग तरीके से सेट किया जाता है। ये सब क्या है? ये सभी है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ठीक है, यही चीज होता है कि इफेक्ट देना। ठीक है, हैमलेट अगर कुछ कर रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, तो कुछ ऐसा वहाँ बनाया जाता है, कुछ सेटअप, जिससे सामने वाले ऑडियंस को भी समझ में आए। बट शेक्सपियर ने उन सारे चीज को हैमलेट के मेंटल कंडीशन को बताने के लिए ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का यूज ना करके किसका यूज किया है? सोलिलॉकी का यूज किया है। ठीक है, सोलिलॉकी से ही हमको पता चलता है हैमलेट के माइंड में आखिर चल क्या रहा है। ओके, द T.S. Eliot regarded Hamlet as artistic failure. The very next question is, ठीक है, इन्हें जैसे argued it lacked objective correlative to justify human Hamlet's emotion. हैमलेट के इमोशन को बताने के लिए हमें कुछ उस तरीके का सेटअप करना चाहिए था। कहाँ? स्टेज पर। ठीक है, ताकि हम लोग हैमलेट के इमोशन को समझ सके। जैसे किंग लियर का जो अगर हम लोग प्ले देखते हैं, अगर हम लोग किंग लियर पढ़ेंगे तो क्या देखते हैं? किंग लियर एक खराब डिसीजन ले रहा है तो हम क्या देखते हैं? उसका पूरा लाइफ जो है सो चेंज हो जाता है। कैसे देखते हो? वो कहाँ महल में रह रहा था, कहाँ वो जंगल में आ गया, वो पागल हो गया। ये सब क्या है? वो भरे मतलब क्या कहते हैं, बिजली वाले मैदान में चल रहा था। समझ रहे हो? तो ये सब क्या था? ये सब था ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। जो प्रोटैगनिस्ट है या मान लीजिए जो भी कैरेक्टर ऑफ द प्ले है, उनके इमोशन को हम समझ सके, इसके लिए कुछ सेटअप किया जाता है। और इसी तरीके के सेटअप को हम लोग किसके अंदर में लाते हैं? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मर्चेंट ऑफ वेनिस कोर्ट रूम सीन सिंबोलाइजेज। देखिए, मर्चेंट ऑफ वेनिस हम लोगों ने कल ही पढ़ा है। किसको? मर्चेंट ऑफ वेनिस को। In the previous classes, we all have been discussing about Merchant of Venice. Merchant of Venice में क्या क्या पढ़े थे हम लोगों ने? Merchant of Venice में हम लोगों ने पढ़ा था who is Portia, who is Balthazar, who is Antonio, who is Bassanio, what is the concept of 3000 the cats. ठीक है, ये सारा हम लोगों ने पढ़ा था। इस प्ले को हम लोग बोलते हैं एंटी सिमेंटिक प्ले। आखिर इसमें कोर्ट रूम सीन क्या सिंबलाइज करता है? फ्रेंडशिप ओवर लीगल ऑर्डर, वेनिस पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, नहीं, ये तो नहीं होगा। लॉ वर्सेज इक्विटी, मर्सी एज करेक्टिव, क्रिश्चियन विक्ट्रीज ओवर ज्यूज, हाँ ये भी सिंबलाइज कर सकता है। फ्रेंडशिप ओवर लीगल ऑर्डर, नहीं ये तो नहीं होगा। क्रिश्चियन विक्ट्री ओवर ज्यूज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर लॉ वर्सेज इक्विटी, हाँ ये भी हो सकता है। पोर्सियाज प्ली फॉर मर्सी रिफ्लेक्ट्स रिनेसा ह्यूमनिज्म, जस्टिस टेम्पर्ड बाय कंपैशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूज ऑफ डिस्गाइज इन 12th नाइट। डिस्गाइज का यूज 12th नाइट में किया गया था। आप लोग बताइए शेक्सपियर के किस किस प्लेज में डिस्गाइज का यूज किया गया है? ठीक, सोशल स्टेबिलिटी, फ्लूइडिटी ऑफ जेंडर एंड आइडेंटिटी, नोबिलिटी, सुपीरियरिटी एंड डेंजर्स ऑफ पैशन। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी, जल्दी बताइए आप लोग कमेंट में। इसका हो जाएगा फ्लूइडिटी ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? फ्लूइडिटी ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। वायोला डिस्गाइसेस चैलेंजेस जेंडर नॉर्म, इंट्रोड्यूसिंग आइडेंटिटी एज परफॉर्मेंस। जैसा परफॉर्मेंस होगा वैसा ही आइडेंटिटी होगा। जानते हैं, वायोला इसमें सेजेरियो बन गई थी। ठीक है, यानी लड़की एक लड़का का रोल कर रही थी। इसी तरीके से पोर्सिया क्या बन गया था? बाल्थाजार बन गया था। रोजालिंड क्या बन गई थी? गैनीमीडे बन गई थी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम लोग देखें एक और प्ले है शेक्सपियर का, उसमें भी डिस्गाइज का यूज किया गया है। इन मिडसमर नाइट ड्रीम, प्राइमस एंड थिस्बे, मिडसमर नाइट ड्रीम, प्राइमस एंड थिस्बे।
मिड समर नाइट ड्रीम जब एंड जब होता है तो उस समय एक प्ले परफॉर्म किया जाता है। कौन सा प्ले था? प्राइमस एंड थिस्बे का। ठीक है, इसमें क्या बताया जाता है? पैरोडी ट्रेजेडी रिफ्लेक्ट ऑन थिएटर, नहीं। प्रोमोट पॉलिटिकल एलेगरी, नहीं। क्रिटिक एलिजाबेथ, नहीं। इसमें होगा ग्लोरीफाई ट्रेजिक लव। ठीक है, दोनों लवर थे और दोनों लवर क्या हुए? कुछ ऐसा होता है कि दोनों लवर मर गए। ठीक है, टाइगर ने अटैक कर दिया था। पैरोडी ट्रेजेडी, द प्ले विद इन अ प्ले मॉक्स ट्रेजिक लव ब्लेंडिंग कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज इन एज यू लाइक इट मीन्स। जैक्स ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज स्पीच इन एज यू लाइक इट मीन्स क्या? लाइफ इज परफॉर्मेंस अक्रॉस स्टेजेज। इसका क्या आंसर हो जाएगा? लाइफ इज परफॉर्मेंस अक्रॉस स्टेजेज। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये एज यू लाइक इट का है। आप लोग बताइए शेक्सपियर ने कहाँ से इंस्पायर होकर के एज यू लाइक इट को लिखा था? ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन। टाइटस एंड्रोनिकस हाइलाइट्स, क्या हाईलाइट करता है? साइकिल ऑफ रिवेंज एंड ब्रूटैलिटी। टाइटस एंड्रोनिकस, क्वीन टेमोरा, लवीनिया, ये सारे उनके बहुत ही फेमस कैरेक्टर है। एलार्बस है, ठीक है, डेमेट्रियस है, सिरॉन है, ये सारा कैरेक्टर है। क्वीन ऑफ गॉथ्स, क्वीन ऑफ रोमन, किंग ऑफ रोमन, ये सारा है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा साइकिल ऑफ रिवेंज एंड ब्रूटैलिटी। इट्स वायोलेंस क्रिटिक्स द बार्बरिटी ऑफ अनचेक्ड रिवेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेक्सपियरियन रोमांसेज इम्फेसाइजेज, इसका रोमांस आप लोग बताइएगा। हु वाज द फर्स्ट वन हु यूज द टर्म दिस शेक्सपियरियन रोमांसेज? आंसर होगा विलियम डॉडेन। ठीक, और इसका आंसर हो जाएगा फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन। शेक्सपियरियन रोमांस के 5 क्या हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक बताइए आप लोग, या 5 शेक्सपियरियन रोमांस का एग्जाम्पल भी बता सकते हो। ठीक, प्ले लाइक द टेम्पेस्ट ब्लेंड मैजिक रिडेम्पशन एंड रिकंसिलिएशन। क्वेश्चन नंबर 19। द ऑथरशिप कंट्रोवर्सी रिवील्स, क्या रिवील करता है ऑथरशिप कंट्रोवर्सी? एलिजाबेथ सेंसरशिप, कैथोलिक प्रोपेगेंडा, कोर्ट सीक्रेसी, नहीं। एंजाइटी अबाउट जीनस एंड ऑथरशिप। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ठीक, अल्टरनेट कैंडिडेट्स होते ये हम लोगों ने अपनी क्लास में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड थ्योरी क्या होता है, रूटलैंड थ्योरी क्या होता है, डर्बी थ्योरी क्या होता है, 7 शेक्सपियर का कॉन्सेप्ट क्या था, और उसके बाद कैल्विन हॉफमैन प्राइज क्या है, ये सारा चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। कहाँ? अपने क्लासेज में। तो आप लोग भी एज अ स्टूडेंट, एज अ यूट्यूब स्टूडेंट, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है इन सारे थ्योरीज को आप लोग अच्छे से मास्टर करिए। ठीक है, डेलिया बेकन का क्या कंसेप्ट था, कैल्विन हॉफमैन का क्या कंसेप्ट था, हाँ, मार्लो की डायरी कब मिली थी, ठीक है, मार्लो और टॉमस किड के बीच में क्या रिलेशन था, हाउ मार्लो ने अपना डेथ को फेक किया था, ठीक, शेक्सपियर का क्या रिलेशन था, ये सारा चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। कजामीन पढ़ेंगे आप, उसमें भी मिलेगा ये सारा चीज़। चलिए, एक्सेसिव वर्शिप, अरे कहाँ गया ये, हाँ, बार्डोलेट्री क्वाइंड बाय सॉ। देखो, जीवी सॉ इज अ प्लेरिट who in his play has coined a word bardolatry। आप लोग बताइए किस प्ले में उन्होंने ये वर्ड क्वाइन किया है, ठीक, और इसका मीनिंग क्या होता है। देखो, अगर आप दिन रात 24 घंटा शेक्सपियर 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 करते रह रहे हैं, अपने रैशनल को बंद करके केवल शेक्सपियर की गुणगान कर रहे हैं, तो ऐसे भक्ति को जीवी सॉ ने क्रिटिसाइज किया है और इसके लिए एक टर्म दिया है बार्डोलेट्री, यानी एक्सेसिव प्रेज ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, जीवी सॉ ने एक प्ले लिखा था 1949 में जिसका नाम था सेक्स वर्सेस सॉ। ये भी आपको याद होना चाहिए। ये प्ले क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि इन दिस प्ले जीवी सॉ वाज कम्युनिकेटिंग विथ विलियम शेक्सपियर फॉर द 15 to 20 मिनट्स। ठीक है, एक्सेसिव वर्शिप ऑफ शेक्सपियर, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्ले मेनली क्या क्या एक्सप्लोर करता है?
फोकस ऑन प्राइवेट लव स्टोरीज, नहीं। हिस्टोरिकल प्ले में प्राइवेट लव स्टोरी तो नहीं आएगा। रिजेक्ट नेशनलिज्म, मेनली क्या होगा? सेलिब्रेट पैस्टोरल लाइफ, नहीं। एक्सप्लोर पॉलिटिकल पावर एंड आइडेंटिटी, ऑप्शन नंबर बी होगा। रिजेक्ट तो नहीं करेगा नेशनलिज्म, क्योंकि नेशनलिज्म को ही इन्वोक करने के लिए लिखा गया था हिस्टोरिकल प्ले, ठीक। एक्सप्लोर पॉलिटिकल पावर एंड आइडेंटिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मच एडो अबाउट नथिंग डॉन जॉन्स डिसेप्शन सोज, क्या है मच एडो अबाउट नथिंग? जल्दी बताइए, अब टाइम हो रहा है। फ्रेजिलिटी ऑफ सोशल ट्रस्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द थीम ऑफ फेट इन रोमियो एंड जूलियट इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड, तो ये हो जाएगा स्टार क्रॉस्ड लवर्स, ठीक। रोमियो एंड जूलियट को स्टार क्रॉस्ड लवर बोलते थे, ठीक। दैट मीन्स देयर डूम्ड लव इलस्ट्रेट टेंशन बिटवीन फेट एंड फ्री विल। चलिए यही था आप लोगों का क्वेश्चंस। हाँ, कॉलरिज डिस्क्राइब हैमलेट एज एन इंटेलेक्चुअल हु क्या करता है? जो बहुत ही ज़्यादा थिंक करता है, ठीक। कॉलरिज का कमेंट, टी.एस. इलियट का कमेंट, ए.सी. ब्रैडले का कमेंट, ये सारे कमेंट आपको याद रहने चाहिए, ठीक। एन इंटेलेक्चुअल ओवर थिंकर, ठीक। एट क्वेश्चन नंबर 25, मैकबेथ लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो स्पीच कन्वेज, क्या कन्वे करता है? ट्रांजिएंस एंड फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये रहा आज आप लोगों का टोटल 25 क्वेश्चंस और उसके आंसर, ठीक। अगर आप लोगों को इस तरीके की क्लासेज पसंद आ रही हैं तो आप लोग कमेंट में लिखिए और हमें बताइए, ठीक है। चलिए इसी के साथ सबको राम राम, सबको टाटा टाटा, सबको बाय बाय, सबको गुड बाय, ठीक है। रखते हैं।